एक मोटरसाइकिल की इलीगल पार्किंग पर कटा चालान, एक युवक का आत्मदाह और संसद में तीखी बहस। सरकार पर कामकाजी गरीबों की उपेक्षा का आरोप। जनता में इतनी नाराजगी कि देश के गृह मंत्री को संसद में भावुक होकर सफाई देनी पड़ी। और इस प्रकरण में आलोचना का केंद्र है ऐसा प्रधानमंत्री जो युवाओं की बगावत के जरिए सत्ता में आया। 9 जुलाई की दोपहर करीब 1:45 बजे 25 साल के गणेश नेपाली ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर इलाके में एक सरकारी दफ्तर के बाहर खुद को आग लगा ली। अपनी ही मोटरसाइकिल से निकाला पेट्रोल छिड़ककर। गणेश नेपाली के आत्मदाह का जिम्मेदार कौन है? नेपाल में उठ रहा यह सवाल प्रधानमंत्री बालेन शाह को भी चपेट में ले रहा है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले घटना का बीजक। गणेश नेपाली का प्रकरण नेपाल के मुगु जिले में जमालधारा नाम का एक गांव है। गणेश वहीं के रहने वाले थे, काठमांडू में काम करते थे। आजीविका का साधन थी मोटरसाइकिल। वो एक राइड हेलिंग ड्राइवर थे, जैसे उबर बाइक होती है वैसे ही। उन्होंने गांव की अपनी जमीन गिरवी रखकर 3 लाख रुपए का लोन उठाया और उन पैसों से बाइक खरीदी। बड़ी मुश्किल से किस्तें चुका पा रहे थे, मगर केवल किस्त की चिंता आत्मदाह की वजह नहीं थी। परिवार के मुताबिक वो बार बार फाइन कटने से परेशान थे। मसलन खबर के मुताबिक 27 जून को गणेश ने अपने भतीजे मन को मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि वो बाइक खड़ी करके कुछ सामान लेने गए थे। इतने में पुलिस ने उनकी बाइक पर ताला मार दिया। बाइक छुड़ाने के लिए उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। इस मैसेज के आखिर में गणेश ने रोने के 2 इमोजी जोड़े थे। परिवार का आरोप है कि कभी कभी तो एक ही दिन में गणेश को 2 बार जुर्माना भरना पड़ा था। 9 जुलाई को भी यही हुआ था। स्थानीय समाचारों के अनुसार गणेश ने पासपोर्ट विभाग के गेट नंबर 2 के पास एक पैसेंजर को उतारा, फिर नजदीक ही अगली राइड मिलने का इंतजार करने लगे। इतने में एक पुलिसकर्मी आई, गणेश को वहां से जाने के लिए कहा। दोनों में कहा सुनी हुई। पुलिसकर्मी का मोबाइल कथित तौर पर डैमेज हो गया। गणेश पासपोर्ट डिपार्टमेंट के गेट नंबर 3 के पास जाकर खड़े हो गए, जहां पुलिस ने उन पर बिना पार्किंग खड़े होने का जुर्माना लगाया, 1000 रुपया। गणेश ने कहा मैं फाइन नहीं दूंगा, बाइक को जहां ले जाना है ले जाओ। इसके बाद पुलिस ने उनकी बाइक के पहिए में लॉक लगा दिया और गणेश ने उसी बाइक से पेट्रोल निकालकर पासपोर्ट विभाग के दफ्तर के ही बाहर आत्मदाह कर लिया। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। शरीर का 55% से ज्यादा हिस्सा जल चुका था। इस घटना के कारण इतना गुस्सा भड़का कि कैबिनेट के 2 मंत्री अस्पताल में गणेश को देखने गए। प्रधानमंत्री कार्यालय से आश्वासन आया। यहां तक कि नागरिक उड्डयन विभाग का एक विमान पूरी रात स्टैंड बाय पर खड़ा रहा ताकि जैसे ही डॉक्टर हरी झंडी दें गणेश को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा सके। लेकिन गणेश को बचाया नहीं जा सका। क्या यह समूचा प्रसंग बस एक इलीगल पार्किंग, उसकी वजह से लगे चालान और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे युवक के इतना नाउम्मीद हो जाने का है कि उसने आत्मदाह जैसा चरम कदम उठाया? नहीं, नेपाल में चल रहा जनविमर्श इस प्रकरण के 3 प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है। गिग वर्कर्स की मुश्किलें और उन्हें हल करने की दिशा में नीतिगत असफलताएं, मनमाना जुर्माना जो प्रशासन की संवेदनहीनता और आक्रामकता को रेखांकित करता है, सरकार और राजनीतिक जवाबदेही। अब हर बिंदु पर ब्यौरेवार बात। सबसे पहले गिग इकोनॉमी और कामगारों की मुश्किल हालत। गिग इकोनॉमी मुक्त बाजार की श्रम व्यवस्था है। कंपनियां कामगारों को इंडिपेंडेंट या मुक्त कर्मचारी कहती हैं। उनके साथ कम अवधि के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी जैसे दफ्तरों में पारंपरिक सेटअप होता है वैसा यहां नहीं होता। काम के तय घंटे नहीं होते, जितना काम उठाओ उस हिसाब से पैसा पाओ जैसी व्यवस्था होती है। इसमें अपने हिसाब से काम उठाने, काम के घंटों में लचीलेपन जैसी सहूलियतें रेखांकित की जाती हैं। ये सच है कि गिग इकोनॉमी में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन सस्ते श्रम की उपलब्धता और पॉलिसी की कमियों के कारण कंपनियों को न्यूनतम मेहनताना, गारंटीड पेड छुट्टी, हेल्थ इंश्योरेंस या नोटिस पीरियड जैसे पारंपरिक नौकरियों के लाभ नहीं देने पड़ते। भारत की तरह नेपाल में भी गिग इकोनॉमी फल फूल रही है। गणेश नेपाली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गिग वर्कर थे। इस फील्ड में पठाओ, इनड्राइव और टूटल नेपाल के मुख्य प्लेटफॉर्म हैं। कई नेपाली ब्लॉग्स और विज्ञापनों के मुताबिक इन ऐप से रोजाना 1800 से 3500 रुपए तक की कमाई हो सकती है। मगर कितने घंटे काम करके कितना पैसा मिलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूनतम आय जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरी मुश्किल है गाड़ी। अपना वाहन नहीं है तो किराए पर लेना होगा, हर दिन उसका किराया देना होगा। उदाहरण के लिए राइड यानी RYD नेपाल का ये लिंक देखिए। ये खुद को नेपाल में गिग वर्करों के लिए नंबर
एक मोटरसाइकिल रेंटल बताते हैं। इसमें 5600 रुपया साप्ताहिक किराया तक बताया हुआ है। दूसरा विकल्प है अपनी बाइक खरीदना और इसके लिए बहुतायत वर्कर लोन लेते हैं। गणेश नेपाली की तरह ज्यादा वर्कर यानी ज्यादा प्रतियोगिता, ग्राहकों को फायदा क्योंकि उन्हें सस्ती राइड्स मिलेंगी और उस सस्ती राइड्स की भरपाई गिग वर्कर अपने घंटों से करेगा, मतलब उसे ज्यादा काम करना होगा। कंपनियों का कमीशन, ईंधन का खर्च, लोन की किस्त या बाइक का किराया, सारे खर्च काट कर अपने लिए कमाना होगा। एशिया न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार राइड शेयरिंग सेवाओं को भी टैक्स सिस्टम में लाने की तैयारी कर रही है। इसमें 5% वैट और ड्राइवरों की कमाई पर 1% का अग्रिम कर भुगतान शामिल है, यानी उनके भुगतान से ही सरकार का हिस्सा काटा जाएगा। ये हुई कमाई की समस्याएं। इसके अलावा ढांचागत परेशानियां भी हैं, मसलन पिकअप और ड्रॉप की तयशुदा जगहों की कमी, पार्किंग की कमी। गिग वर्कर्स के मुताबिक कई बार उन्हें मजबूरी में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके इंतजार करना पड़ता है और फाइन लग जाता है, वो भी खासा भारी, जैसे कि गणेश नेपाली के साथ हुआ था, एक नहीं कई बार। अब दूसरा बिंदु है जो है प्रधानमंत्री बालेन शाह पर उठते सवाल। इसके लिए एक पुरानी घटना सुनिए। 24 जनवरी 2023 कर्ज से दबे एक युवा उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्य ने नेपाल की संसद के बाहर आत्मदाह कर लिया। पीछे छोड़ी एक चिट्ठी। इसमें लिखा था कि जीने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसमें सिस्टम, टैक्स व्यवस्था, बैंक, मार्केट रेगुलेशन, सबसे शिकायतें थी। ये भी लिखा था कि अगर किसी को दया आए तो कर्ज चुकाने में उनकी पत्नी की मदद करे, वरना पत्नी भी दोनों बेटियों को अकेला छोड़कर आत्महत्या करने को विवश हो जाएगी। इस घटना के कारण पैदा हुए जन आक्रोश के बीच आया एक नेता का सोशल पोस्ट। अब गणेश नेपाली के आत्मदाह के बाद नेपाल में काफी शेयर हो रहा है। ये पोस्ट देखिए, ये पोस्ट थी बालेन शाह की, काठमांडू के तत्कालीन मेयर और नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री, जिन्होंने लिखा था कि प्रेम प्रसाद आचार्य के आत्मदाह की सबसे बड़ी वजह है सरकार। ये स्टेट की चरम विफलता का सबसे भयानक संकेत है। जो आचार्य के बिजनेस, उसकी निराशा, मदद की उसकी पुकार और बचाव हर स्तर पर नाकाम रहा। आचार्य को श्रद्धांजलि देते हुए तब बालेन शाह ने यह भी लिखा था कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए काठमांडू महानगर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित विषयों पर बेहद संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। ये पोस्ट शेयर करके लोग प्रधानमंत्री से उनकी जवाबदेहियों पर सवाल कर रहे हैं। पारंपरिक राजनीति और उसके ढर्रे से नाराज युवा उन्हें सत्ता में लाए थे। 4 जुलाई को बालेन सरकार ने सत्ता में अपने शुरुआती 100 दिन पूरे किए और लोग पूछ रहे हैं जो वादे किए थे वो कहां हैं। आलोचकों के मुताबिक उनकी योजनाएं मिडिल और अपर क्लास पर तो ध्यान दे रही हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उपेक्षित है। मसलन काठमांडू की अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों को हटाना। सरकार ने अप्रैल 2026 में यह मुहिम शुरू की थी और ये जून तक जारी रहा। मॉनसून की बारिश में भी लोग बेघर किए जा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रेस रिलीज के मुताबिक घर ढहाने के अभियान के दौरान 2 लोग मरे हुए भी पाए गए। आशंका है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश भी जारी किए जिनमें बिना वैकल्पिक आवास मुहैया कराए जबरन निकाले जाने को रोकने की बात कही गई थी। मगर बालेन शाह सरकार ने ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया। इसे लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई। काठमांडू पोस्ट का ये संपादकीय देखिए, शीर्षक है शाह सरकार अपना मानवीय चेहरा खो रही है। अब गणेश नेपाली की मौत के बाद भी वही आरोप है कि कमजोर आर्थिक वर्ग की मुश्किलों पर सरकार उदासीन है। और सरकार वो क्या कह रही है? पारंपरिक जवाब, हर संभव प्रयास का दावा, किसी और पर जवाबदेही टालने की कोशिश। शाह के गृह मंत्री हैं सुदन गुरुंग। वे बोले, स्थानीय दायित्व काठमांडू शहर प्रशासन के हैं। शासन के हर स्तर की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आलोचक कह रहे हैं, यूं ही जवाबदेही से पल्ला झाड़ना है तो तुम पहले वालों से अलग कैसे हुए? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही देश दुनिया की और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।